हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ के एक नए सेशन में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को। आपको करना ये है कि उसको अपनी मैप की आउटलाइन पे मार्क कर लेना है कि वो कहाँ लोकेटेड है, या फिर एटलस में ऐड कर लेना है। और क्योंकि हम इतना ज़्यादा इसको डिस्कस करते हैं हर हफ्ते, तो आपको लोकेशंस अपने आप याद हो जाएंगी अगर आप कंटिन्यूसली इस इनिशिएटिव को फॉलो करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नाइजीरिया। नाइजीरिया का क्वेश्चन इसलिए आया है कि नाइजीरिया का जो सेकंड बिगेस्ट ऑनर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। तो नाइजीरिया के बारे में क्वेश्चन तो बनता है। नाइजीरिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। इट्स अफ्रीकाज लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। इक्वेटर पासिस थ्रू नाइजीरिया। इट इज पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? 1 and 2, 2 only, 3 and 4, 1 and 4। अब देखो, नाइजीरिया की बात जब आती है तो अफ्रीका का कोस्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है। ऊपर कुछ आपका जो रीजन है ये आ जाएगा। कौन से रीजन है क्लाइमेटिक जोन्स में? मेडिटेरेनियन। इधर का रीजन आ जाएगा आपका सहारा का रीजन। ठीक है, सहारा के बाद यहाँ आपका कुछ हिस्सा आएगा सहेल का इसके नीचे। ठीक है, फिर आप सवाना पे आ जाओगे, कुछ आपका सवाना का रीजन है। फिर आपको सुडनीज ट्रॉपिकल क्लाइमेट का रीजन है। तो सवाना और यहाँ कुछ आपको ट्रॉपिकल रीजन भी मिलेंगे। तो वो सब जो क्लाइमेटिक कंट्रीज़ हैं वो कौन सी आपको याद होनी चाहिए, अलग अलग कोस्ट पे कौन सी कंट्री वो याद होनी चाहिए। अगर यहाँ देखें तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज़ हमेशा जब भी आप अफ्रीका को देखो तो आपको एज अ मार्कर ले लेनी चाहिए, जिसको आपको याद करना आसान रहेगा। कि वहाँ से आप अपने रेफरेंस पॉइंट बनाओगे। जैसे ये कंट्री कौन सी है? साउथ अफ्रीका, ईजी है याद करना। ये है मेडागास्कर, ये है इजिप्ट यहाँ ऊपर में, और ये है सोमालिया। इतना पता है तो आप आसपास की कंट्री इजीली बता पाओगे। सोमालिया के ऊपर जाओगे तो इरिशिया मिलेगा आपको, जिबूटी मिलेगी। उसके ऊपर जाओगे तो आपको फिर इजिप्ट के जस्ट नीचे सूडान दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इथोपिया मिलेगा जो एक लैंड लॉक कंट्री है। मेडागास्कर के ठीक अपोजिट आपको मिलेगा तंजानिया। ठीक, सॉरी, तंजानिया इसके ऊपर है। यहाँ ठीक सामने इसके मिलेगा आपको मेडागास्कर के मोज़ेम्बिक, ऊपर तंजानिया, फिर सोमालिया, इसके नीचे कीनिया, नीचे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, स्वाजीलैंड और लेसोतो। इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हो। इस पूरे कोस्ट लाइन को तो हमने डिटेल में याद किया था। नाइल की रिवर कहाँ कहाँ से बहती है, क्या क्या कंट्रीज उसके पार्ट हैं, वो सब डिस्कस किया था। मेजर हमने यहाँ पर लोकेशंस भी याद की थी। अभी क्वेश्चन आया है नाइजीरिया पर। नाइजीरिया इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इस तरफ है नाइजीरिया। यानी अगर हम मैप में देखें तो यहाँ आपको नाइजीरिया दिखेगा बिल्कुल नीचे की तरफ। दिस इज योर नाइजीरिया। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पर है, कोस्टल कंट्री है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत हो गया। इट इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। इज इट द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ अफ्रीका? येस इट इज। बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। इक्वेटर यहाँ से पास नहीं करता है। नाइजीरिया सहारा डेजर्ट का भी पार्ट नहीं है। तो 2 only इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे मेरा सवाल है कि जब अभी आप देखो तो विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका? कमेंट बॉक्स में लिखिए विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। ये भी हमने डिस्कस किया है। अब देखिए, नाइजीरिया वेस्टर्न कोस्ट पर है। यहाँ पर एक कंट्रीज का ग्रुप है जिसे कहते हैं इकोवास कंट्री। इन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था इकोवास कंट्रीज का, जिसके तहत ये आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। काफ़ी विवाद यहाँ रहा है, खासतौर पे नाइगर, बर्किनो फासो, माली में युद्ध की स्थितियाँ बनी रहती हैं, तख्ता पलट वगैरह होता रहता है। तो बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले कंट्रीज याद करनी है। अगर हम ऊपर से आएँ तो यहाँ पर आएगा आपका ये रीजन है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ठीक नीचे अगर आप आ जाओ तो आपको यहाँ अल्जीरिया दिखेगी, बड़ी सी कंट्री। नीचे आपको मोरक्को, मॉरिशियाना, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सायरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो देखते हैं उनको याद होगा घाना। घाना के साइड में टोगो है, टोगो के पास बेनिंग है, बेनिंग के पास नाइजीरिया है। नाइजीरिया के नीचे कैमरून, अगेन एक फुटबॉल कंट्री। फिर आ जाओ नीचे इक्वेटोरियल गिनी, देन यू गेट गबॉन, देन यू गेट कॉन्गो एंड डीआर कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ट्राई टू रिमेंबर कि भाई जैसे मैंने आपको बताया ना, मेडागास्कर के ठीक उल्टा कौन सा है तो मोज़ेम्बिक है। मोज़ेम्बिक के ऊपर कौन सा? तंजानिया है। नीचे साउथ अफ्रीका है, इसके ऊपर कीनिया है, यहाँ आपको सोमालिया है, सोमालिया के ऊपर जिबूटी, जिबूटी के ऊपर इरिशिया, इरिशिया के ऊपर सूडान, सूडान के ऊपर इजिप्ट। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे आपको याद दिलाया कि भाई रेफरेंस पॉइंट पकड़ो। इस साइड आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? नाइजीरिया बिल्कुल कोस्ट के पास है, नाइजीरिया एक रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ मॉरिशियाना है, इसके नीचे सेनेगल है। इस तरह आप इसको याद करो। अगर आप इसको याद करोगे, इकोवॉस कंट्री कहाँ पर है, इकोवॉस का ग्रुप कहाँ पर एक्टिव है? वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो याद रखो नाइजीरिया कहाँ पर है। इज इट अ लैंडलॉक कंट्री? नो इट इज़ नॉट। एक कोस्टल इंपॉर्टेंट टाउन भी यहाँ पर है। तो ये हो गया नाइजीरिया की बात। अब आते हैं एक एक करके डिस्कशन के ऊपर कि क्वेश्चन आपको कैसे समझना है। जब टॉपिक पढ़ो तो इतने डायमेंशन पता होने चाहिए कि देश कहाँ पर है, जिस सिटी की बात हो रही है क्या मुझे उसकी लोकेशन पता है, किस देश में है, किस तरह की ज्योग्राफी है मुझे पता है या नहीं, ये आपको पता होना ही चाहिए। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहले स्टेट टॉपिक के साथ। ईरान टू लॉन्च एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स इन रिस्पॉन्स टू यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग सेंसर। ईरान
एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, आप यूरेनियम को एनरिच करके उससे फ्यूल बनाते हो, यानी आप उससे बिजली पैदा करते हो। लेकिन जो यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है वो कितना ज़्यादा एनरिच होगा, ये बताने में कामयाब है कि आप क्या बनाना चाहते हो। अगर आपको यूरेनियम को एनरिच करना है, जैसे आप U-235 का इस्तेमाल करते हो, यूरेनियम 235 जो नेचुरल यूरेनियम है, इसको लेके आते हो। इससे अगर आपको फ्यूल बनाना है पावर रिएक्टर्स के लिए, तो आप इसको कंसनट्रेट करोगे 2 से लेके 5% तक। ठीक है, ये यूज़ करने के बाद आप इससे क्या करोगे, एनरिच और करोगे, तो आप लो एनरिच यूरेनियम बनाओगे। अराउंड 20% से नीचे ही नीचे एनरिच करना होता है। इससे आप कॉमर्शियल पावर रिएक्टर में ले जाकर इससे आप क्या करोगे, बिजली उत्पन्न करोगे। लेकिन अगर किसी देश को हथियार बनाने हैं तो जो चीज़ 2 से 8% में भी बिजली बन जाती है। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं तो ये 235 को आपको 20% से क्या 80-90% तक एनरिच करना पड़ता है। जब आप इतना एनरिच कर लोगे तो आप वेपन बना पाओगे। और कुछ यही करने की कोशिश लगातार वो कंट्रीज करती हैं जो इसका वेपनाइजेशन करना चाहती हैं। और ईरान के आरोप लगा है उसके ऊपर कि वो लगातार यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। इससे पहले कुछ सालों पहले ईरान के ऊपर जब आरोप लगे थे, ईरान ये कंट्री है, ईरान के ऊपर पहले आरोप लगे थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम रन कर रहा है। इसके पास जितनी भी इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट रिएक्टर हैं, उन जगहों पर ये इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहा है जिससे वेपन्स बना सके। खासतौर पे इजराइल और सऊदी अरब ने इसका सख्त विरोध किया था। तो इन्होंने यूएसए, ओबामा के टाइम में इन्होंने यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत बोला गया था कि ईरान के जो ऐसे रिएक्टर हैं जिन पर शक है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी में, उनको बदल देंगे। कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है उसको रोक दिया जाएगा और बदले में ईरान को पैसे दिए गए, इसके ऊपर से सैंक्शन हटाया गया। लेकिन बाद में आरोप लगने लग गए कि भाई नहीं, ये अभी तक इसमें इन्वॉल्व है, वेपन्स बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने अपने आप को इस डील से बाहर खींच लिया था। तो उसके बाद से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जो नाम है ना वो याद रखिए, दोबारा न्यूज़ में कहाँ कहाँ पर इनके रिसर्च रिएक्टर्स थे। एक बोनाब में, एक रामसार के पास तेहरान में। लेकिन जो इनकी न्यूक्लियर साइट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अराक, फोर्दो, नतान्ज, इस्फहान, बुशेहर, ये नाम बार बार आप सुनोगे। इस्फहान वो जगह है जिसके ऊपर हाल में इसराइल ने भी टारगेट किया था रॉकेट दागने के साथ, और यहाँ पे ईरान ने यहाँ से कुछ रॉकेट भी फायर किए थे इसराइल के ऊपर। तो फोर्डो, नतान्ज, अराक, इस्फहान का नाम अगर पूछा जाए तो किस देश का पार्ट है ये? दीज आर प्लेसेस इन ईरान जो इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं। तो इन साइट्स के ऊपर दोबारा देखा गया कि कार्रवाई तेज हो गई है, ईरान यहाँ पर फिर चीज़ें डेवलप करना शुरू कर रहा है। तो अगर अराक के बारे में पूछा जाए, नतांज के बारे में पूछा जाए, फोर्डो के बारे में पूछा जाए, तो ये न्यूक्लियर साइट्स हैं जो ईरान में है। और आरोप ये है यूएस और वेस्ट का कि इन साइट्स के ऊपर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करना चाहता है। अब से रामसार साइट के बारे में तो आपको पता ही है, ये तो बहुत ग्लोबल चीज़ है। तेहरान को तो जानते ही होगे आप, इनकी राजधानी है। लेकिन अराक, फोर्डो, नानसान, इस्फहान और बुशेहर के बारे में बोला जाए तो याद रखिए वो कहाँ पर है, ईरान में है। इनकी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं। इसके अलावा कुछ और साइट्स जो आपको पता होनी चाहिए, जाहिदान। जाहिदान वो इलाका है जहाँ से आप एंटर करते हो अफगानिस्तान में, जहाँ तक इंडिया ने भी रोड बिल्ड किया था। यहाँ है बंदर अब्बास का इंपॉर्टेंट पोर्ट, इसके पास यहाँ पर इंडिया बना रहा है और ऑलमोस्ट बन चुका है चाबहार का पोर्ट, जिसको अब इंडिया ऑपरेट भी कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स ईरान की है। तो ईरान की लोकेशन आपको पता लग गई, क्या कहानी है वो पता लग गया, न्यूक्लियर रिएक्टर का थोड़ा बहुत खेल पता लग गया आपको। अब थोड़ी सी ना ईरान की ज्योग्राफी भी देख ही लो, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं कहाँ कहाँ पर है वो हमने देख लिया। नतांज हो गया, इस्फहान हो गया, ठीक है, ये नतांग है, वही बात है। उस मैप में ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, नतांग, इस्फहान, फोर्दो खासतौर पे न्यूज़ में था। तो फोर्दो, नतांज, इस्फहान यहाँ पर ऊपर वाला, ठीक है। इनके ऊपर लगातार अटैक्स भी होते रहते हैं, न्यूक्लियर अटैक, कभी साइबर अटैक्स। न्यूक्लियर अटैक की संभावना इनसे है, सऊदी अरेबिया और इसराइल को खतरा है, इसलिए इसराइल बार बार यहाँ पर क्या करता है, अक्सर साइबर अटैक करता है। एक बहुत खतरनाक साइबर अटैक हुआ था जिसकी वजह से इनके कई सारे रिएक्टरों ने तो काम भी करना बंद कर दिया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसराइल के उस स्ट्रॉन्ग साइबर अटैक का नाम क्या था जिसने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को टारगेट किया था? बताइए कमेंट सेक्शन में। अब ज़रा इसकी ज्योग्राफी देख लो। ईरान के ऊपर अल्बरोज माउंटेन्स है, इधर वेस्टर्न जैग्रोज माउंटेन है, यहाँ पर सदर्न जैग्रोज माउंटेन है, इसलिए इस पर एंटर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ईरान को पेनिट्रेट करके बाय लैंड घुसना उसके अंदर बहुत मुश्किल काम है। यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो इलाका है, यहाँ सिस्तीन बलूचिस्तान का रीजन है, बलूच ट्राइब्स यहाँ भी रहती हैं, इट इज़ लाइक बलूच रीजन, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी इनका विवाद हुआ था। ईरान से अगर आप आगे बढ़ते हो आपको इराक मिलेगा, इराक से आगे बढ़ते हो यहाँ आपको सीरिया मिलेगा, सीरिया से आगे बढ़ोगे नीचे लेबनन है, ठीक है,
ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये इराक है, ये जॉर्डन है, ठीक है, ये इज़राइल, यहाँ पर है गाज़ा, गाज़ा, इज़राइल, वेस्ट बैंक, ये वाला हिस्सा जॉर्डन है ये कंट्री का, सऊदी अरेबिया। तो ये कंट्रीज, और ये सारी कंट्री जो है ईरान से लेके इराक, इराक से सीरिया, और सीरिया से लेबनान, ये पूरा इलाका जो है ये वाइट में जो कैसे कहते हैं आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ये ईरानियन आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है। ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जहां पर शिया कंट्रीज का डोमिनेंस है। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, इराक में भी शिया की संख्या अच्छी खासी है, अभी शियाज का कंट्रोल है इराक के ऊपर। सीरिया में असद अल बशर जो रूल कर रहे हैं वो भी एक शिया है, तो उनका भी डोमिनेंस सीरिया के ऊपर है। और लेबनान में जहाँ पे क्रिश्चियन शिया सुन्नी बराबर मात्रा में है, वहाँ पर हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसका भी डोमिनेंस है, जो अगेन ईरान जिसको सपोर्ट करता है। तो ये पूरा आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आपको इस तरह से लोकेशंस इंपॉर्टेंट जगह याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ईरान का तो आइडिया हो गया आपको क्या होता है एनरिचमेंट। न्यूक्लियोसाइड्स के साथ इनका एग्रीमेंट कौन सा हुआ था? इनका एग्रीमेंट हुआ था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरानियन न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, जिसमें P5+1 इन ईरान था, अमेरिका था, EU था। बाद में इसमें अमेरिका ने हाथ खींच लिए, अब ईरान कह रहा है हम भी नहीं मानते आपकी बात, साइड हटो। तो ये चीज़ें हैं। एल्बरोज माउंटेन, जैग्रोज माउंटेन पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ कहाँ पर है? तो ये रहा पर्शियन गल्फ नीचे। यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से एक चोक पॉइंट है ये, ठीक। तो ये पूरी कहानी है किसकी? इस पूरे इलाके की। आई होप क्लियर हो गया। ऊपर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी नीचे पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में ईरान का स्टेट है, ठीक है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर आप जाओगे तो आपका सेंट्रल एशिया का रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ईरान एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट है जो वेस्ट एशिया को जोड़ता है। तो विवाद यहां से उठा। अब एक दूसरा आर्टिकल जो न्यूज़ में वो ये था कि अचानक से रशिया के ऊपर बड़ी सारी मिसाइल से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन ने। क्योंकि देखिए हुआ ये है कि रशिया ने बोला हम ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अब बदल रहे हैं, हम भी देख लेंगे कि अगर कोई हम पर हमला करता है तो वो छोटे मोटे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने से शायद कतराएंगे नहीं, ऐसा संदेश पुतिन वहां दे रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि हाल ही में रशिया के ऊपर बहुत सारे यूक्रेन ने मिसाइल अटैक स्टार्ट कर दिए, और ये मिसाइल आए हैं कहाँ से? यूके से। और इन मिसाइल का नाम है स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो यूके की मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अटैक किया है, जो एक मिसाइल $1 मिलियन की आती है। उसके अलावा यूएसए से भी इन्हें मिसाइल मिल रही हैं, यूएसए से लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल रही है जिनसे इन्होंने रशिया के ऊपर हमला किया है, जिनका नाम है ATACMS, यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। तो इन दोनों से रशिया के ऊपर हमला किया गया है। अब अचानक ये हमला हुआ क्यों? क्योंकि यूएस में ट्रम्प साहब जीत के आ चुके हैं। अब बाकी पार्टियों को लग रहा है कि ट्रम्प के संबंध पुतिन के साथ अच्छे हैं, तो कल को पता नहीं रिश्ता नॉर्मलाइज ना कर लें और कहीं ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको आत्मसमर्पण ना करना पड़े, उनको वहीं पर जहां पर भी जो चीज़ें हैं उसको मिनिमाइज ना करना पड़े। तो जो चीज़ें न्यूज़ में है वो है स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो यूके की हैं, ठीक है, और ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो कि अमेरिका ने प्रोवाइड किया लॉन्ग रेंज। ये जो स्टॉर्म शैडो है ये 250 किलोमीटर की रेंज होती है इनकी, और $1 मिलियन का एक होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है, टारगेट कर सकते हैं किसी भी बंकर को, कितना भी आप उसको छुपा के रखो। तो इससे हमें एक चीज़ देखनी है कि भाई रशिया यूक्रेन कहाँ पर है। ये रहा रशिया, यहाँ पर यूक्रेन है। अब देखिए यूक्रेन का ये रीजन जो है ये है क्रीमिया। क्रीमिया के ऊपर 2014 में ही रशिया कब्जा कर चुका है, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल। अब यहाँ जो ऊपर का रीजन है ये है डोनबास्क या डोनास्क इसे कह सकते हो, डोनबास्क का रीजन। इस रीजन के ऊपर ऑलरेडी रशिया का कब्जा है। यहाँ पर है बेलारूस जो ऐसी कंट्री है जो रशिया के समर्थक है। इसके अलावा बाकी जितनी कंट्रीज यहाँ आसपास हैं वो सारी वेस्ट के ग्रुप के पार्ट हैं, सारा नेटो के मेंबर बन गए हैं, सारे वेस्ट के सपोर्टर हैं। तो रशिया के आसपास नेटो कंट्रीज को अगर आप देखो तो फिनलैंड, स्वीडन, इन दोनों कंट्रीज ने हाल में ही EU को ज्वाइन किया है। इसके अलावा इस्टोनिया, लाटविया, लुथिनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये सारी की सारी नेटो की कंट्रीज है। और नेटो की कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री अगर नेटो के ऊपर, किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नेटो ये सब कंट्री मानेंगे कि उनके ऊपर ही अटैक हुआ है। यूक्रेन भी वहां घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इनको उसने रोक दिया। तो यहाँ यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस है, यहाँ रशिया है। अचानक से यूक्रेन ने इनके ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दिया। अब स्थिति कुछ ऐसी है, कुछ नाम देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। जैसे मैंने डोनबास्क और लुहांस्क, ये डोनबास्क का रीजन है, पेन का कलर चेंज करते हैं, ये लुहांस्क का रीजन है, ठीक है। इन रीजन्स के ऊपर ऑलरेडी अभी रशिया का कंट्रोल है, ठीक है, ये रशियन कंट्रोल में है। मैरियोपोल, ये पूरा इलाका खैरासन वाला, यहाँ आसपास सबकी तरफ किसका कंट्रोल है? रशिया का कंट्रोल हो चुका है। लेकिन यहाँ एक रीजन है जिसके ऊपर ये टेरिटरी देख रहे हैं, ये रशिया की टेरिटरी है,
जिसके ऊपर अचानक से कब्जा कर लिया था यूक्रेन ने। तो अब यूक्रेन वहां पर अपने आप को और तेजी से अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये दिखा रही हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला था। अगर ट्रम्प जीत के आए हैं तो शायद चेंजेस हो जाए, पर अब हमला बढ़ाने की तैयारी कर दी है यूक्रेन ने, और इसी के जवाब में रशिया ने भी कहा कि हम भी नहीं छोड़ने वाले। अब एक नाम यहां पर और याद कर लीजिए, कुर्स्क। कुर्स्क वो रीजन है जो रशिया का रीजन है, यहाँ आपको दिख रहा है रीजन, कुर्स्क रीजन रशिया का रीजन है जिसके ऊपर यूक्रेन ने कब्जा कर रखा है। तो देखो अब थोड़ा सा तो इन्होंने भी कब्जा किया, बाकी तो रशिया ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये कहानी यहाँ भी हो रही है कि ये अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से नेटो हमारे आसपास एक्सटेंड कर रहा है उसका मतलब ये है कि हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट है। अब हमें भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नेटो मेंबर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो यूएसए इनको प्रोवाइड करता है। तो ये नेटो मेंबरशिप जिस तरह से बढ़ रही है वो इनके लिए खतरे की घंटी है। तो इसीलिए अब देखिए रशिया के फ्रंटियर में फिनलैंड हो, एस्टोनिया, लाटविया, लुथियाना, पोलैंड, इन सब के पास अब एक तरह से वेस्ट के सारे ग्रुप के पार्ट बन चुके हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट यहाँ बढ़ता दिख रहा है। तो याद रखिए नेटो और ईयू इनका खेल आपको पता होना चाहिए। अब एक बार ये हमने कर लिया डिस्कस, अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। 19th G20 समिट। G20 की समिट इस बार कहाँ हुई है? तो ब्राजील में हुई है। ब्राजील में पहली बार G20 की समिट हुई थी। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ब्राजील होस्ट कंट्री थी। रियो द जनवरी में 19 मेंबर कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन पहुंचे थे। याद रखिए अफ्रीकन यूनियन जब इंडिया में हुआ था तभी वो इसके मेंबर बन गए थे। इससे पहले इंडिया में हुई थी G20 की मीटिंग। तो 3 प्रायोरिटी रखी है, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। अपना काम किया है कि पहले ये पहचानना कि भाई रियो जगह है कहाँ पर। तो रियो है ब्राज़ील में। ब्राज़ील साउथ अमेरिका की कंट्री है। साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज़ को पहचानना बहुत आसान है। अगर साउथ अफ्रीका को पहचानना है तो उनकी पूंछ से शुरू करो। सबसे नीचे एक मिर्ची की तरह कंट्री है जिसका नाम है चिले। चिले के साथ सामने है अर्जेंटीना, फुटबॉल की महान कंट्री। और अर्जेंटीना और ब्राज़ील 2 प्राइमरी दुश्मन कंट्रीज फुटबॉल के मामले में आमने सामने हैं। दिस इज ब्राज़ील, बड़ी सी कंट्री, यहाँ अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के साइड में चिले है। अब ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में एक छोटी सी कंट्री बाहर निकली हुई, इसका नाम है उरुग्वे। ये भी एक बड़ी भयंकर फुटबॉल खेलने वाली कंट्री है। उरुग्वे के ठीक ऊपर अगर आपको बोला जाए ना कि साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कितनी है तो बहुत कम है। मुख्य रूप से 2 ही लैंडलॉक कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक है पैराग्वे, उरुग्वे पैराग्वे, इससे याद रखना पैराग्वे, और एक है बोलीविया। ठीक है, ठीक। तो आपको ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, चिले, ये सब तो याद रहेगा। अब आते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एक कंट्री है पेरू। पेरू के ऊपर आपको इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गयाना। तो जब भी आप देखो तो अगर आपको मैं बोलूँ साउथ अमेरिका की कंट्रीज बताओ तो आप शुरू करोगे ऊपर से, वेनेजुला, इधर कोलंबिया, इधर गयाना के साइड में सुरिनाम के साइड में फ्रेंच गयाना, इधर आपको आ गया ब्राज़ील के नीचे आ गया समुद्र की तरफ उरुग्वे, लैंडलॉक पैराग्वे, अर्जेंटीना, इधर चिले से ऊपर आते हैं पेरू, एक लैंडलॉक कंट्री बोलीविया, पेरू के ऊपर एक छोटी सी कंट्री इक्वेडोर। तो इस तरह ये पूरी साउथ अमेरिका की कंट्रीज हमें याद हो गई। अब इसमें ये कंट्री है ब्राज़ील जहाँ पर G20 की समिट हुई है। इसमें कहाँ पर समिट हुई है? तो रियो में समिट हुई है। तो ब्राज़ील में कुछ इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट इस साइड है, ये पूरा रीजन अमेजॉन का है। यहीं पर आपको ब्राज़ीलियन हाईलैंड मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा ब्राज़ील का गयाना हाईलैंड्स। तो ये वो इलाका है जिसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है, ब्राज़ील में रियो में अभी G20 की समिट हुई है, इससे पहले इंडिया में हुई थी। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ पर है? साउथ अमेरिका की समझ ली। साउथ अमेरिका में भी और कुछ पढ़ेंगे हम। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुंचे। तो उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक मीटिंग और हुई है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर। साथ बाय साथ इंडिया ने उनके साथ एक मीटिंग भी कर ली। तो यहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि इनके बीच में और ज़्यादा ट्रेड बढ़े, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस तरह का हो जाए। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखो भाई, पहचानना बहुत आसान है। एक बिल्कुल अभी यहाँ पर क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये ऑस्ट्रेलिया है। इनकी जनसंख्या मैक्सिमम जो है या तो इधर रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर कहीं रहती है। मैक्सिमम इनकी जनसंख्या सारी की सारी इस एरिया में ही रहती है, या इधर थोड़ी बहुत इधर रहती है। बाकी ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट खाली ही पड़ा रहता है। थोड़ी जनसंख्या यहाँ रहती है, बाकी पूरा कॉन्टिनेंट खाली रहता है। तो यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे तस्मानिया का रीजन है, होबार्ट। यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिख रही होगी, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक, ऊपर पेपुआ न्यू गिनी और फिर आपका ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, वो सारे रीजन आते हैं। यहाँ पर नीचे आपको न्यूजीलैंड मिलेगा इसके नीचे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया। ऑस्ट्रेलिया के मैप में डिटेल में भी करने लायक कुछ है नहीं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ और बड़ी आती है तो हम ऑस्ट्रेलिया को स्पेसिफिकली करेंगे डिटेल में, जैसे हमने भी ब्राज़ील को भी करना है। और ब्राज़ील का तो पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, साउथ अमेरिका को डिस्कस किया। अब अगला टॉपिक है कैरेबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर गयाना पहुंचे, सूरीनाम भी पहुंचे, जहां पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया उन कंट्रीज का। और वहां कैरिकॉम की भी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ कैरिकॉम, जो स्थापित हुआ ट्रीटी ऑफ चागुरामास से। ट्रीटी ऑफ चागुरामा 1973 में हुई थी, जिसके तहत एक कैरेबियन कम्युनिटी खड़ी हुई, कुछ कैरेबियन कंट्रीज का एक ग्रुप। कैरेबियन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिसको अगर हम मैप में देखें तो ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये जो कंट्रीज है ना आपस में, ये अपने आप को कैरेबियन कंट्रीज मानती है इस रीजन की। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और इन्होंने अपना एक ग्रुप खड़ा किया जिसको ये कहते हैं कैरिकॉम, यानी कैरेबियन कम्युनिटी। ये स्थापित हुआ था ट्रीटी ऑफ चागुरामास से। तो ये आप आपस में एक कॉमन मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसकी चेयर एंटीगिया और बैरमुडा के पास है और इसमें 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स कौन कौन से हैं ये ज़रा देख लेते हैं। इस ग्रुप में अगर आप 15 मेंबर्स को देखोगे कैरिकॉम में, इंडिया कैरिकॉम समिट भी रिसेंटली हुई, तो ये 15 मेंबर आपको यहाँ दिखेंगे। इसमें बेलिजे है, जमैका है और साउथ अमेरिका से 2 कंट्रीज है मुख्य रूप से, गयाना और सूरीनाम। ठीक है, तो ये होगी इसकी बात। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो कैरिकॉम की बात होगी, 15 मेंबर्स हैं। किस ट्रीटी के साथ साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ चागुरामास। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी पहुंचे, इसकी भी समिट होनी थी। लेकिन उस बीच में प्राइम मिनिस्टर एक और जगह पहुंचे जो है गयाना, और गयाना में उनको मिला सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनका। और इसके अलावा स्वागत हुआ गयाना के साथ, हमने कई सारी एनर्जी डील्स भी फाइनल की। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखो, गयाना एक ऐसी कंट्री है जिसकी 1/3 पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल से नीचे रहती है, 1/3। लेकिन यहाँ अचानक मिल गया ऑयल का भंडार। इतना ऑयल का भंडार मिला कि यहाँ 11 बिलियन बैरल ऑयल मिला है। 11 बिलियन बैरल ऑयल, 11 बिलियन बैरल ऑयल यहाँ मिला है। इसका मतलब ये देश दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज में से एक बनने वाला है। सऊदी अरब से भी ज़्यादा पैसा इनके पास हो जाएगा अगर ये उस ऑयल को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर पाए। पर समस्या ये है कि भाई जैसे ही तेल मिलता है दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो गयाना में समस्या ये हो गई, जैसे ही इनको तेल मिला इनका एक पड़ोसी देश बोलने लग गया भाई आप तो हमारे हो। यानी गयाना का जो देश है, यहाँ इसको आधा आधा बांट के एक कंट्री ने कहा कि भाई यहाँ एक नदी बहती है एस्क्यूबो। वेनेजुला ने बोला आज से 100 साल पहले के आसपास हमारी अंपायर यहाँ तक थी, तो ये आधा गयाना असल में हमारा है और आधा गयाना इनको मिलेगा। तो साथ में जो ऑयल ब्लॉक डिस्कवर हुआ है यहाँ पर, वो पूरा का पूरा ऑयल ब्लॉक्स भी वेनेजुला का हो जाएगा। तो वेनेजुला क्लेम कर रहा है अब आधे गयाना के ऊपर। उनका कहना है यहाँ एक रिवर बहती है एस्क्यूबो, एस्क्यूबो रिवर तक जो इलाका है वो सब वेनेजुला का है, गयाना का कुछ नहीं है। और गयाना कहता नहीं भाई ऐसा कैसे, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मिला है स्टेब्रोइक ब्लॉक। ये स्टेब्रोइक ब्लॉक में ही 11 बिलियन बैरल ऑयल मिलने की संभावना है। तो यहाँ आपस में विवाद इनका बन रहा है। तो इनको चाहिए मिलिट्री सपोर्ट, इनको चाहिए एक ऐसी पार्टनरशिप जो इनसे ऑयल खरीद सके, जो उनको सपोर्ट कर सके। अब भाई इंडिया को क्या लेना देना इससे? इंडिया को चाहिए ऑयल, और ऑयल का इतना बड़ा भंडार यहाँ मिलेगा तो ओएनजीसी विदेश या फिर रिलायंस जैसे ग्रुप जो है यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। ऑलरेडी इंडियन के साथ एग्रीमेंट कर चुका है। अब गयाना की खास बात यह है कि गयाना की जो 48% पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ काम करने गए थे, यहीं बस गए। गयाना वेस्ट इंडीज़ का इलाका है ना ये सारा का सारा। प्लस यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म है। ठीक है, और इंडिया के साथ हमेशा से कल्चरल लिंकेजेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। और इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बड़ी चिंता है कि मिडिल ईस्ट में तो युद्ध होते रहते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम गयाना से ऑयल वगैरह खरीद सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई एस्क्यूबो रिवर कहाँ पर है, यहाँ पर है साउथ अमेरिका में, गयाना में। और विवाद क्या है? वेनेजुला और गयाना के बीच में, आधा का आधा ये रीजन पूरा का पूरा क्लेम कर रहे हैं। ये इतना ही नहीं, यहाँ सूरीनाम भाई ये भी कहती है कि आपका इधर वाला रीजन हमारा, ये हमें दे दो। ठीक है, यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है कोरेंटींज रिवर। कोरेंटींज रिवर के आसपास तिगरी ट्रायंगल है, ये पूरा तिगरी पे क्लेम कर रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जो न्यूज़ में है। गयाना एस्क्यूबा का रीजन, तिगरी का रीजन। तिगरी सूरीनाम क्लेम करता है कि गयाना का पार्ट नहीं है, और ये आधा गयाना पूरा का पूरा वेनेजुला क्लेम करने पे तुला हुआ है। और जो ऑयल ब्लॉक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, ऊपर आ जाओ, ये है, क्या नाम बताया था मैंने इसका आपको? स्टारबर्ग ब्लॉक। अब देखो यही मैं इसलिए साउथ अमेरिका आपको कह रहा था ध्यान से करने। ये गयाना है, इसके पास कौन सी कंट्री होगी? वेनेजुला। नीचे सूरीनाम है, उसके नीचे फ्रेंच गयाना है, यहाँ ब्राज़ील है। वेनेजुला के साइड की कंट्रीज बताओ कौन कौन सी है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील के नीचे पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, बोलिविया। ऊपर आ जाओ कोलंबिया। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने मतलब पूछा, वेनेजुला, यहाँ कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ऑयल का ब्लॉक अभी मिला है ना यहाँ पर, ये जो रीजन है ये आता है गयाना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। यानी भारत का नक्शा अगर देख ले 200 नॉटिकल माइल तक, भारत के समुद्र से
भारत की जो कोस्ट है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक कुछ भी समुद्र में अगर मिलता है तो वो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी वहाँ जो भी डिस्कवरी होगी वो भारत की कहलाएगी। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाद अगर कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो वो हाई सीज कहलाती है। वहाँ काम करने के लिए आपको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिट लेना पड़ता है, तो वो ऑयल आपका नहीं होगा। तो इसलिए अब यहाँ ऑयल मिला है, इनको पार्टनरशिप चाहिए, इसलिए इनका प्रयास था कि भारत के साथ काम हो। ठीक है, तो न्यू रिवर ट्राइंगल, एस्क्यूबो रीजन, एस्क्यूबो रिवर, वेनेजुला कहाँ है, गयाना कहाँ है, गयाना के साथ क्यों भारत के मोदी की प्राइम मिनिस्टर की इतनी बड़ी विजिट हुई 56 साल में पहली बार, इरफान अली खुद उनको रिसीव करने गए जो उनके प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप भी स्टार्ट हुई है, और क्योंकि इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडियन ऑरिजिन की ही रही है, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी यहाँ पे फोकस भी किया। और ये जो एनर्जी बूम वहाँ आ रहा है उसको इंडिया को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इंडिया ने इनको डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड किया जो सर्वेलेंस वगैरह में काम आता है, सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रोविजन से। तो इसलिए आप देखोगे गयाना विजिट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के हिसाब से भी, और प्लस जो सेकंड कैरिकॉम इंडिया समिट भी हुई थी उसके मुकाबले में भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम 7 पिलर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इस रीजन को हम और डेवलप करें, सस्टेनेबिलिटी डेवलप करें। तो कैरिकॉम के 15 मेंबर्स, गयाना, सुरिनाम, वेनेजुला का डिस्प्यूट, साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज वो हमने डिस्कस कर ली, नाइजीरिया डिस्कस कर लिया। अब आते हैं फिर एक बार नाइजीरिया के ऊपर, नाइजीरिया की लोकेशन देख लें। अफ्रीका में यहाँ नाइजीरिया है। अब जरा बताओ भाई नाइजीरिया के बाद कौन सी कंट्रीज हैं? यहाँ वाली तो हमारी क्लियर हो जानी चाहिए, अगर आप फॉलो करें तो आपको पता होगा। इजिप्ट, कौन सी कंट्री है? सूडान, कौन सी कंट्री है? यूरेशिया, जिबूटी, सोमालिया, मेडागास्कर, मोज़ेम्बिक, तंजानिया, कीनिया, साउथ अफ्रीका, लसोतो, स्वाजीलैंड। ये कौन सी कंट्री बताओ? ये कौन सी कंट्री ये बताओ? ये कौन सी कंट्री ये बताओ? ये तो नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद कौन सी कंट्री आती है? कैमरून कहाँ पर है? फुटबॉल की 2 कंट्रीज के बारे में बताया था मैंने आपको। गिनी बिसाओ कहाँ पर है? गिनी कहाँ पर है? ये कौन सी कंट्री है? मॉरिशियाना है या क्या है? तो यही ना, आपको लगेगा आपको पता है, लेकिन आपको नहीं पता अगर आप बार बार पढ़ोगे नहीं तो। टोगो कहाँ पर है? बेनिन कहाँ पर है? यहाँ 2 कंट्रीज छोटी छोटी, टोगो, बेनिन, इसमें से कौन सी कंट्रीज हैं? तो ये याद रखिए, तो आपको चीज़ें याद रहेगी। और यहाँ पर इकोवॉस का ग्रुप है। ठीक है, तो नाइजीरिया में जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शहर इनका लेगोस का है, जहाँ पर चाइना भी अपना पैर बहुत हद तक पसार चुका है। लेगोस का पोर्ट, यहाँ पर पोर्ट हारकोट, ये इंपॉर्टेंट है। इसी गल्फ ऑफ गयाना भी इसे कहते, गल्फ ऑफ गिनी भी कहते हैं इसको, ये गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, तो नाइजीरिया का रीजन सबसे ज़्यादा पॉपुलर अफ्रीकन कंट्री यही है। यहाँ पर हालांकि आइसिस और बोको हरम का बहुत आतंक रहता है। बोको हरम बहुत लोगों की किलिंग्स यहाँ अक्सर करता रहता है, इसलिए काफ़ी कह सकते हैं ये देश भी न्यूज़ में रहता है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, तो इस चक्कर में लगातार न्यूज़ में रहता है। तो ये रहा मैप दोबारा। आई विल रिक्वेस्ट यू कि भाई यहाँ से शुरू करो, मोरक्को, सारी की सारी कंट्रीज जितनी हैं उसको मैप में देख के रिवाइज करने का अपने को, ठीक है, ताकि आपको याद रह पाए पेपर के टाइम में भी। ठीक, अब एक आते हैं इंडियन एरिया के पास जिसका नाम है दूधमाराज। दूधमाराज एक जगह है, एक गाँव है जो छत्तीसगढ़ में है, जिसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत चुना है। दुनिया के 20 में से एक है विलेजेस में से। कांगेर वैली नेशनल पार्क के पास है, बस्तर के डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर लोकेटेड है ये छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है दूधमाराज। तो जहाँ पर धुरवा ट्राइब रहती है, और ये गौंड ट्राइब का ही एक पार्ट है। कहाँ पर है ये? बस्तर के जिले में, जहाँ नक्सलिज्म थोड़ा हैवी रहता था, वो रीजन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाका की। हाका, माओरी हाका डांस। न्यूजीलैंड की एक ट्राइब है माओरी ट्राइब, जो ऐसी ट्राइब है जो वहाँ पर गोरों के पहुँचने से पहले भी रहा करती थी, माओरी ट्राइब। तो न्यूजीलैंड का जो कंट्री है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है भाई? ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड दिखेगा। यहाँ माओरी ट्राइब रहा करती थी जब यूरोपियन पहुँचे। यूरोपियंस ने फिर यहाँ पहुँच के इनके साथ एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ वैतांगी। इस ट्रीटी में बोला कि आप हमारे देश में रहना, हमें रहने दो, और हमारे साथ जो नॉर्मल सिस्टम है उसके हिसाब से रखो, बदले में आपको हम कुछ रिजर्वेशंस देंगे, कुछ स्पेशल प्रोविजंस देंगे। ये हुआ था जो माओरी ट्राइब थी इनके साथ इनकी डील। ठीक है, तो हाका इनका एक डांस है जिसे वॉर डांस कहते हैं, कि माओरी ट्राइब का वॉर डांस है। यानी वो उनको कहानी सुनानी है, सेलिब्रेट करना है, एक चैलेंज किसी को देना है, तो वो माओरी ट्राइब के लोग हाका डांस करते हैं। काफ़ी फेमस हुआ था, हाल में उनकी पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट में ये डांस किया था, तो काफ़ी न्यूज़ बनी थी इसके बाद। तो ये हाका ट्राइब, हाका डांस माओरी ट्राइब का। माओरी ट्राइब कहाँ की है? तो पॉलिनेशियन रीजन की है। पॉलिनेशिया मतलब ये पूरा इलाका जो इस रीजन में, यहाँ जो ये कंट्री आसपास की कंट्रीज़ हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये सारी पॉलिनेशियन कंट्रीज, पॉलिनेशियन रीजन कहलाती हैं। इसी में न्यूजीलैंड में जो इलाका है सदर्न अल्प्स, और यहाँ पर जो ग्रुप्स रहते थे ट्राइब्स का, उनका नाम था माओरी ट्राइब, जिनकी ये डांस सेलिब्रेशन है। ये यहाँ पर सबसे पहले आए थे 1300 ईस्वी में ही,
और वहाँ पे रह रहे हैं। इनकी तेरियो माओरी इनकी लैंग्वेज है, माओरी लैंग्वेज है, न्यूजीलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से भी एक है। तो इनका हाका डांस जो इनके पार्लियामेंटेरियन ने किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ की एक पार्टी कह रही थी कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस माओरी ट्राइब को दिए गए हैं वो प्रिविलेजेस अब सबको दे देने चाहिए, इक्वलिटी बना देनी चाहिए। लेकिन बताइए कि एक ट्राइबल ग्रुप है, उसकी प्रैक्टिसेस को आप सेफ्टी नहीं दोगे तो भाई क्या होगा उसके साथ? तो कुछ इसलिए काफ़ी भयंकर विरोध किया इनके पार्लियामेंटेरियंस ने। तो ये था माओरी ट्राइब की कहानी। हाका ट्राइब, हाका इनके डांस का नाम है, माओरी ट्राइब का नाम है, किस देश में है, कहाँ है, ये पता लग गया आपको। सृजन कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है 2025 का, जो मेंस और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जो भी आपको मिल जाएगा। स्टार्ट हो चुके हैं बैचेस, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट हैं, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिटेल आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगी। टाइम निकल रहा है, डू ज्वाइन इट। बाकी बात रही इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर जाकर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डेली प्रीलिम बूस्टर बाकी सब वहाँ से आपको मिल सकता है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इस मैप पे दोबारा वापस, और आई होप आपको पता है कि अब माओरी ट्राइब कहाँ रहती है, पोलिनेशिया कहाँ पर है, नाइजीरिया कहाँ पे लोकेटेड है, बेनिन कहाँ पे लोकेटेड है, टोगो कहाँ पे लोकेटेड है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का नाम क्या है। सो ये था आज का सेशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।